तो भाई लोग, लोकी के सीजन 2 का एपिसोड 3 हमारे सामने आ चुका है। और जैसे कि मैंने पिछले कुछ ब्रेकडाउन में बताया था कि इस सीजन के अंदर हमें कुछ पैराडॉक्स देखने को मिल सकते हैं, जो कि इस एपिसोड में हमें देखने को मिला है। और इसके साथ साथ बहुत सारे नए राज खुलकर सामने आए हैं मिस मिनट्स और रवोना रेंसलेयर के बारे में, जिससे भाई आगे बहुत बड़ा कांड जो है वो हो सकता है। तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो में। तो भाई जिस तरीके से इस एपिसोड में हमें विक्टर टाइमली के बारे में पता चला और फिर हमें उसकी ओरिजिन भी यहाँ पर दिखाई गई, जिससे जुड़ी हुई डिटेल्स मैं तुम लोगों को इस ब्रेकडाउन वीडियो में बताऊंगा। तो मिस मिनट्स की तरह ठरकी नहीं होते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये एपिसोड स्टार्ट होता है मार्वल स्टूडियोज के लोगों के साथ, जैसा कि हर एपिसोड होता है। पर यहाँ पर इसके पीछे जो बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रही है वो है मार्वल का फैनफेयर थीम, बट एक विंटेज स्टाइल में, जो कि बेसिकली एक हिंट था कि ये एपिसोड जो वो हमें काफी ज्यादा पुराने वक्त में लेकर जाएगा, जो कि इस एपिसोड के शुरुआत में ही हुआ। हम लोगों को 1868 का शिकागो इलिनॉइस दिखाया जाता है, जो कि होता है सेक्रेट टाइमलाइन के ऊपर। यहाँ पर रवोना रेंसलेयर आती है, जो कि डायरेक्ट कंटिन्यूएशन है इस वाले सीन से, जहाँ पर रवोना रेंसलेयर जो है वो इस टेम्पैड डोर से निकल जाती है। तो वो डायरेक्ट इसके बाद यहाँ पर पहुंचती है और यहाँ पर मिस मिनट जो है वो पहले से इसका इंतजार कर रही होती है। यहाँ पर मिस मिनट जो है वो अपना रूप बदल लेती है और बन जाती है एक विंटेज टाइप की क्लॉक, जिसका डिजाइन जो है वो पुराने डिज्नी के एनिमेटेड कैरेक्टर्स की तरह है। मिस मिनट जो है वो रवोना से पूछती है कि जो तुम्हें लाने को कहा गया था वो तुम लेकर आई हो या नहीं, और फिर उसे मिस मिनट्स कहती है कि इस खिड़की के अंदर उसे डाल दो। अब ये जो खिड़की है यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट साबित होती है इस एपिसोड के अंदर, क्योंकि यहीं पर हमें ही हू रिमेन्स का एक वेरिएंट यानी कि विक्टर टाइमली का बचपन दिखाया जाता है। और फिर मिस मिनट जो है वो रवोना का ये भी कहती है कि ये जो प्लान है वो तुम्हारा या मेरा नहीं है, बल्कि उसका है, जो कि एंड ऑफ द टाइम पर बैठता है, यानी कि ही हू रिमेन्स का। इसका मतलब ये है कि ही हू रिमेन्स ने ये जो पूरा का पूरा कांड है इसकी प्लानिंग पहले से ही वो कर चुका है। अब इस छोटे से विक्टर टाइमली की खिड़की में रवोना रेंसलेयर वो पैकेज फेंकती है, जिसके अंदर होती है TVA की गाइड बुक, जो कि ओरोबोरोस ने लिखा है। अब इससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स क्रिएट हो जाता है, और मैं इसे बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये कई हजारों सालों तक फैला हुआ है। यानी कि विक्टर टाइमली जो कि यहाँ इस सेक्रेट टाइमलाइन के अंदर है, वो अपने नॉर्मल लाइफ को जी रहा होता है, पर इसके बाद इसे ये पैकेज मिलता है और इसके बाद इस बुक में से पढ़कर वो कई सारे इन्वेंशंस करने लगता है, जिसकी वजह से आगे चलकर जो ही हू रिमेन्स है वो वापस से उसी गद्दी पर पहुंचेगा, सभी कैंग वेरिएंट्स को हराकर। यानी कि ही हू रिमेन्स या फिर कोई भी कैंग का वेरिएंट वहां पर बैठने के लिए डेस्टिन्ड है। और ये जो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है ये हमें हाल ही में आई मार्वल की नई कैंग ओरिजिन वाली कॉमिक सीरीज में भी देखने को मिला है। यानी कि उसमें आयरन लैड जो है वो टाइम ट्रेवल करते वक्त एक बहुत ही बूढ़े कैंग से मिलता है, जो उसे काफी ज्यादा टॉर्चर कर देता है, जिसके बाद वो उससे बदला लेने के लिए काफी मेहनत करता है और काफी जगह और काफी सारे टाइम को कॉन्कर करता है। और ऐसा करते करते काफी समय बीत जाता है, वो काफी बुढ़ा हो जाता है और वो वहीं पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसे वो बुढ़ा वाला कैंग पहले मिला था। और फिर वहाँ पर उसे एक दूसरा छोटा आयरन लैड मिलता है, जिसके बाद ये रिवील होता है कि भाई ये एक बहुत बड़ा लूप बन चुका है। और अगर इस पैराडॉक्स को थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें तो भाई ऐसा समझो कि अगर किसी बंदे के घर पर एक पार्सल आए और उसमें टाइम मशीन हो, और उस टाइम मशीन को ट्रेवल करके वो अपने पास वाले सेल्फ को जाकर वही टाइम मशीन पार्सल करे, तो भाई ये एक लूप बन जाएगा। फिर अगर इस TVA गाइड बुक की बात करें तो ओरोबोरोस ने इस पूरी गाइड बुक को लिखा है, जिसको पढ़ने के बाद कैंग जो है वो कैंग बना है। यानी कि इस सारे कांड का रचयिता जो है वो है ओरोबोरोस। और ओरोबोरोस भी जो नाम है वो एक सर्कल ऑफ लाइफ को ही डिपेक्ट करता है, तो इस बात का बहुत ज्यादा सेंस बनता है कि ओरोबोरोस इस पूरे सीजन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर थ्योरीज की बात करें तो मेरे हिसाब से जो ओरोबोरोस है ये भी एक कैंग का वेरिएंट हो सकता है, जो कि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मार्वल कॉमिक्स में एक मिस्टर ग्रिफिन नाम का एक एशियन कैंग वेरिएंट जो है वो एग्जिस्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा स्मार्ट और मोस्टली वो ग्रीन कपड़ों में ही रहता है, जो कि आप ओबी के कपड़ों पर भी अगर ध्यान दे तो ये ग्रीन कलर के शेड्स में है। मिस्टर ग्रिफिन काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होता है और वो काफी ज्यादा इविल भी होता है। इसके साथ साथ उसका एवेंजर्स टावर के साथ भी कनेक्शन होता है, जिससे रिलेटेड हम लोगों ने लोकी के सीजन 1 में इस वॉइड में एवेंजर्स टावर देखा था, जिसके ऊपर लिखा था कैंग। अब इस शॉट पर अगर थोड़ा सा ध्यान दे तो यहाँ पर ये जो विक्टर टाइमली है ये यहाँ पर कैंडल्स बना रहा है, और पीछे हम लोग देख सकते हैं कि कई सारी कैंडल्स जो है वो रखी हुई है। अभी जो पूरा कैंडल्स वाला फंडा है ये आगे चलकर हमको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलता है, जब विक्टर टाइमली एक इन्वेंशन दिखाता है जिसमें लाइट बल्ब का जिक्र होता है, और वो ये भी कहता है कि वो इस पूरे प्लेनेट को लाइट अप करना चाहता है। फिर इसके बाद लोकी के साथ बातचीत करते वक्त भी विक्टर टाइमली जो है वो
अपने आप को ल्यूमिनरी कहता है। टीवीए के अंदर एज यूजुअल हाहाकार मचा हुआ होता है। मतलब ओरोबोरोस जो है वो इस चीज को लेकर अभी भी परेशान है कि भाई उसको जो है वो ही हू रिमेन्स या फिर किसी भी कैंग वेरिएंट का टेम्पोरल ऑरा चाहिए होगा, ताकि वो टीवीए की गाइडलाइंस को बाईपास करके इस टेम्पोरल लूम को ओवरलोड होने से रोक सके। जिसके लिए लोकी और मोबियस भी यहाँ शिकागो इलिनॉइस में आते हैं। और यहाँ पर साइड में हम लोग देख सकते हैं 157 नंबर लिखा हुआ है। और इसके पहले वाले एपिसोड में हम लोगों ने आर्क 158 लिखा हुआ इस कार के ऊपर देखा था। तो 157 और 158 नंबर जो है वो डॉक्टर स्ट्रेंज टेल्स की दो कॉमिक बुक्स के नंबर्स हैं। और इन दोनों कॉमिक बुक्स के अंदर द लिविंग ट्राइब्यूनल को दिखाया गया था, जिसको हम लोगों ने लोकी सीजन 1 के अंदर वॉइड में देखा था। अब यहाँ पर लोकी जो है वो मोबियस के साथ इस टाइमलाइन के बारे में कुछ डिस्कशन करता है और वो उससे पूछता है कि क्या यहाँ से कोई बहुत बड़ा मेजर फिगर जो है वो अराइज होता है। और ये दोनों लिटरली इस खिड़की के बगल में आके खड़े होके पूछते हैं, जिसके अंदर जो है वो काफी मेजर फिगर जो है वो आगे चलकर अराइज होगा। ये लोग यहाँ पर रवोना को ढूंढने आए थे, पर रवोना इस वक्त यहाँ पर नहीं होती है, क्योंकि वो जा चुकी होती है 1893 के शिकागो इलिनॉइस में, जो कि ब्रांच टाइमलाइन के ऊपर है। अब यहाँ पर ये सवाल आता है कि ये सीक्रेट टाइमलाइन से ब्रांच टाइमलाइन कैसे बनी। तो मेरे हिसाब से ये जो विक्टर टाइमली है वो अपनी नॉर्मल जिंदगी को जीने के लिए बनाया गया था। यानी कि ही हू रिमेन्स ने यहाँ पर इसको इसलिए प्लॉट किया था ताकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ को जी सके। और यहाँ पर जब इसे ये वाला पार्सल मिलता है, यानी कि टीवी की गाइड बुक मिलती है, तब यहाँ से शुरू होती है एक ब्रांच टाइमलाइन, जो कि आगे चलकर यहाँ पर विक्टर टाइमली जो है वो बनेगा। 1893 के शिकागो के अंदर हो रहा होता है वर्ल्ड कोलंबियन एक्सपोजिशन, जिसके अंदर जो है वो दुनिया का सबसे पहला फेरिस व्हील भी दिखाया गया था। यहाँ पर लोकी जो है वो मोबियस से द व्हाइट सिटी, एडिसन और एच.एच. होम्स का जिक्र करता है। और यहाँ पर थॉमस अल्वा एडिसन का जिक्र होना आगे चल के हमें सीरीज में पता चलेगा कि क्यों किया गया है। बट यहाँ पर एच.एच. होम्स एक बहुत ही अहम नाम है हिस्ट्री से, क्योंकि ये बंदा जो है वो काफी डेंजरस सीरियल किलर था। और यहाँ पर इसका एक रेफरेंस हम लोग इस न्यूज़पेपर के अंदर देखते हैं, जो कि लोकी और मोबियस पढ़ रहे होते हैं। यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड्स फेयर होटल। ये होटल जो है वो एक किलिंग मैंशन था एच.एच. होम्स का, यानी कि इसके अंदर वो विक्टिम्स को बुलाता था और एक मेज के अंदर फंसा कर मार डालता था। और ये जो एच.एच. होम्स था वो इस फेयर से काफी ज्यादा रिलेटेड था, क्योंकि कहा जाता है कि इस फेयर के अंदर भी उसने कई सारे मर्डर्स किए थे। इस न्यूज़पेपर के ऊपर लिखा है घोस्ट क्लॉक कंटिन्यूज टू हॉन्ट मिडवे, यानी कि मिस मिनट जो है वो एक भूत की तरह यहाँ पर फेमस हो चुकी है। और इस स्केच के अंदर हम लोग रवोना रेंसलेयर का भी स्केच देख सकते हैं। इसके बाद लोकी और मोबियस जो है वो एक नॉर्थ डिजाइन में बनी हुई बिल्डिंग के सामने आते हैं, जिस पर ओडिन, थॉर और बॉल्डर द ब्रेव के स्टैचूज बने होते हैं। यहाँ पर ओडिन एकदम MCU एक्यूरेट लग रहा है, थॉर का चेहरा थोड़ा सा हिला डोला सा लग रहा है, और यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है बॉल्डर द ब्रेव। अब डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर ऐसा बताया जा रहा था कि बॉल्डर द ब्रेव जो है वो MCU में डेब्यू करेगा, जिसको प्ले करने वाले थे डेनियल क्रेग, और इसके साथ साथ वो इल्यूमिनाटी का मेंबर भी होने वाला था। पर कोविड के चलते बहुत सारी चीजें चेंज हो गई, और फिर बॉल्डर द ब्रेव की जगह पर रिक्रूट किया गया जॉन क्रेसिंस्की के रीड रिचर्ड्स को। यहाँ पर वही सैड वॉलिन की ट्यून बजती है, जो कि जब लोकी इमोशनल होता है तब बजती है। पीछे हमें एक पिग का केज दिखाया जाता है, जो कि हमें आगे चल के इस सीरीज में देखने को मिलता है। और फिर आता है ये वाला शॉट, जहाँ पर इस बोर्ड के ऊपर कई सारे नाम और कई सारी चीजें लिखी हुई है, जिसमें से ध्यान देने लायक है सिंगर फर्डिनेंड लैंग। अब ये फर्डिनेंड लैंग जो है वो स्कॉट लैंग का भी एंसेस्टर हो सकता है, क्योंकि कैंग जो है वो क्वांटमेनिया से रिलेटेड है और क्वांटमेनिया रिलेटेड है स्कॉट लैंग से। तो भाई ये एक छोटा सा नॉट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पर लिखा है इंट्रोड्यूसिंग हिज ग्रेटेस्ट इन्वेंशन विक्टर टाइमलीज एस्टाउंडिंग टेम्पोरल मार्वेल्स। अब यहाँ पर मार्वेल नाम वापस से यूज हुआ है, जिसके पहले हम लोगों ने इस एपिसोड में यहाँ पर इस रिकॉर्डिंग के अंदर भी सुना था कैंग को रवोना को बोलते हुए। अब इस विक्टर टाइमली के शो के अंदर रवोना को पहली बार मोबियस और लोकी फाइंड आउट कर लेते हैं, और यहाँ पर भीड़ के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एच.एच. होम्स भी होगा, जो कि अपनी सीरियल किलिंग को करने के लिए रेडी होगा। यहाँ पर हम लोग क्वांटमेनिया की पोस्ट क्रेडिट सीन की भी एक कंटिन्यूएशन देखते हैं, और इस पूरे सीन में जो है वो जोनाथन मेजर्स ने काफी तगड़ी एक्टिंग करी है। जोनाथन मेजर्स ने विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स को एकदम ही डिफरेंट कैरेक्टर्स बना दिया है, जबकि वो दोनों के दोनों सेम ही कैरेक्टर के वेरिएंट हैं। थोड़ा बहुत टोनल चेंजेस और केडेंस रखने से आवाज के अंदर, और यहाँ पर इसकी जो स्टैमरिंग वॉइस है इसके चलते भी काफी ज्यादा डिफरेंस पैदा हो जाता है इन दोनों कैरेक्टर्स के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर जो है विक्टर टाइमली ने एक टेम्पोरल लूम का छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया हुआ है, जो कि टाइम को कंट्रोल करने के बजाय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, वो भी क्लीन एनर्जी, जहाँ पर वो एडिसन का नाम लेता है। और मुझे ऐसा लगता है कि एडिसन जो है वो इस एपिसोड के अंदर एक मेटाफर क्रिएट करने के लिए कहा गया है, क्योंकि जिस तरीके से बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि
एडिसन ने निकोला टेस्ला का जो लाइट बल्ब का इन्वेंशन है उसे चुराया था और सारा क्रेडिट खुद ले गया था। वैसे ही इस पूरे सीजन के अंदर ओरोबोरोस की लिखी हुई किताब की वजह से जो है वो कैंग अपनी सल्तनत को बिल्ड करेगा और सारा क्रेडिट खुद ले जाएगा और ओरोबोरोस बेचारा पड़ा रह जाएगा रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंदर। रॉबर्ट बैरन नाम का एक बंदा जो है वो यहाँ पर इस प्रोटोटाइप को खरीदने की कोशिश करता है, जिस पर ये विक्टर टाइमली बोलता है कि आई डोंट डू पार्टनर्स। फिर यहाँ पर एक बंदे को इसने सेटअप कर रखा होता है ताकि वो इस प्रोटोटाइप की बिडिंग कराकर इसको पैसे दिलवा सके, जिस पर ये बंदा इसे $1000 में खरीद कर विक्टर टाइमली को मालामाल कर देता है। अब यहाँ पर इस सीन से ये चीज तो साबित हो जाती है कि विक्टर टाइमली जो है वो एक कॉन मैन है, बिल्कुल ही हू रिमेन्स की तरह। लोकी, मोबियस और रवोना इस बंदे को पकड़ के ले जाने के लिए एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और तभी यहाँ पर एक काउंसिलमैन आता है जो कि मैकेनिकल ट्राउजर्स के लिए विक्टर टाइमली को पूछने लगता है। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दें तो विक्टर टाइमली जो है वो यहाँ पर कोशिश करता है इस बंदे को झुक कर बात करने के लिए ताकि इस बंदे को लंबा फील हो। इससे ये चीज तो एकदम कंफर्म हो जाती है कि ये बंदा जो है वो लोगों को मैनिपुलेट करने का टैलेंट तो रखता ही है। यहाँ पर थोड़ा केओस मच जाता है और विक्टर टाइमली जो है वो भागते भागते एक इजिप्शियन डिजाइन की बिल्डिंग के सामने आके रुकता है, जो कि मेरे ख्याल से एक छोटा सा रेफरेंस है रामा टट का, जो कि एक कैंग का वेरिएंट है। या फिर जिस तरीके से इस सीरीज के अंदर कई सारे मून नाइट के रेफरेंसेस दिए जा रहे हैं हर एपिसोड के अंदर, जिनके बारे में मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया है, तो जाके वो जरूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर सिल्वी पहुंच जाती है और काफी ज्यादा झगड़ा होने लगता है लोकी और सिल्वी के अंदर, बिल्कुल ही वैसे जैसे कि पिछले सीजन के फिनाले के एपिसोड में हुआ था, जिस पर सिल्वी जो है वो कैंग को मारना चाहती है और लोकी चाहता है कि टीवीए जो है वो बच जाए। लोकी सिल्वी को यहाँ पर समझा रहा होता है कि ये इंसान जो है वो कैसे इम्पोर्टेंट है टीवीए को बनाने और उसे बचाने के लिए, और इसी कॉन्वर्सेशन के बीच में अनजाने में ही यहाँ पर कैंग का क्रिएशन हो रहा होता है। लोकी यहाँ पर सेम ओरोबोरोस के स्टाइल में पीछे फ्लिप करके ये हैंडबुक पकड़ाने की कोशिश करता है, पर सिल्वी उसे अपने मैजिक से हवा के अंदर फ्लोट करवा रही होती है, जिसके लिए लोकी अपने मैजिक को यूज करके उसे नीचे गिराता है, तब वो जाकर उस हैंडबुक को उठाता है। फिर इसके बाद यहाँ पर थोड़ी फाइट होती है, जिसके बाद रवोना रेंसलेयर मिस मिनट्स को निकाल देती है अपने बैग से और मिस मिनट जो है वो काफी बड़ी हो जाती है और लोगों को डराने लगती है। विक्टर यहाँ पर रवोना और मिस मिनट्स को लेकर जाता है अपने हाइडआउट पे, जहाँ पर वो उसे अपने कई सारे इन्वेंशन दिखाता है, जिसमें से ये जो चेयर है इसके अंदर वो एक रेफ्रिजरेटर बनाकर रखा हुआ है, ये भी उसे वो दिखाता है। यहाँ पर रवोना विक्टर टाइमली को ही हू रिमेन्स और उसके पूरे कांड के बारे में समझाती है, जिसमें ये दोनों काफी ज्यादा क्लोज होने लगते हैं और इसके बाद ही मिस मिनट्स का जो चेहरा है वो काफी सड़ने लगता है इन दोनों की क्लोजनेस को देखकर, और यहीं से क्लियरली ये पता चल जाता है कि मिस मिनट्स जो है वो काफी ज्यादा लाइक करती है विक्टर टाइमली को। विक्टर इन दोनों को लेकर एक शिप में चढ़ता है जिस पर लिखा होता है एसएस हेरोन, तो ये एक छोटा सा रेफरेंस हो सकता है इसके सीजन 1 के डायरेक्टर का, जो कि केट हेरोन थी। इसके बाद आता है ये वाला शॉट जिसमें रवोना और विक्टर टाइमली टीवीए की गाइड बुक के बारे में बात कर रहे होते हैं, और इस शॉट को रोमांटिक बनाने के लिए मिस मिनट्स को यहाँ पर इस तरीके से प्लेस किया गया है ताकि वो मून का स्टैंड इन लगे। और यहाँ पर विक्टर और रवोना को काफी ज्यादा क्लोज आते हुए देखकर मिस मिनट जो है वो जेलस होने लगती है और पास आकर बैठ जाती है विक्टर टाइमली के। यहाँ पर रवोना के एक गलत वर्ड यानी कि पार्टनरशिप यूज करने की वजह से विक्टर उसे चलता कर देता है, जिसके बाद वो मिस मिनट्स को लेकर जाता है अपने ओरिजिनल लैब के अंदर, जो कि होती है विस्कॉन्सिन में। और कॉमिक्स के अंदर भी विक्टर टाइमली का जो लैब है वो विस्कॉन्सिन के अंदर ही होता है। यहाँ पर हम लोग इस लैब की सिमिलैरिटीज देख सकते हैं ही हू रिमेन्स के मैंशन से, क्योंकि यहाँ पर एक बोर्ड है जिसपे कई सारे फॉर्मूला सॉल्व हुए हैं। यहाँ पर कई सारी घड़ियां लगी हुई है जो कि टीवी में भी हम लोग ऐसे ही देख चुके हैं। यहाँ पर ये सर्कुलर शेप के डिजाइन बने हुए हैं जो कि बिल्कुल ही सेम लग रहे हैं ही हू रिमेन्स के मेंशन वाले डिजाइन से। साथ में ही यहाँ पर कई सारे मैनेकन्स रखे हुए हैं और ये चीज स्ट्रेट अप कॉमिक से उठाई गई है, क्योंकि वो रोबोट्स ही बनाता था और उसके लिए वो मैनेकन्स का यूज करता था। यहाँ पर विक्टर टाइमली ये प्रोटोटाइप लेने आया है जो कि बिल्कुल ही सिमिलर लग रहा है एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में दिखाई गई कैंग की टाइम चेयर की तरह। इसके बाद जो है यहाँ पे मिस मिनट जो है वो काफी ज्यादा वियर्ड बिहेव करने लगती है और इसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था कि भाई ये थोड़ी सी ठरकी हो रही है। यहाँ पर मिस मिनट्स अपने ओरिजिनल कलर में आती है और यहाँ पर इसके चीक्स पहले ब्लश करते हैं और इसके बाद ही यहाँ पर इसका कलर चेंज होता है। मिस मिनट्स विक्टर टाइमली को कन्फ्रंट करती है कि उसने जो है वो उसे बॉडी नहीं दी, सिर्फ उसे अपना खिलौना बनाकर यूज किया, जबकि वो सबसे पहले एक चेस खेलने वाली एआई थी। अब यहाँ पर मुझे सिमिलर अल्ट्रॉन जैसी वाइब आने लगी थी मिस मिनट से, क्योंकि एक एआई का रोग हो जाना, एक एम्प्लॉय का बदला लेना और इन दोनों का ही क्लीन एनर्जी बनाने का सपना होना, ये सारी की सारी चीजें टोनी स्टार्क से सिमिलर लगती है। पर यहाँ पर विक्टर टाइमली उसे टेम्पैड में कैद करने में कामयाब हो जाता है। पर इसके बाद यहाँ पर पहुंचती है रवोना रेंसलेयर और वो भी एक
एक प्रून स्टिक के प्रोटोटाइप के साथ, जो कि विक्टर टाइमली ने खुद ही बनाया होगा। और यहाँ पर इसे ये यूज करके डेमोन्स्ट्रेट भी करती है, जिसका इफेक्ट बहुत ही डिफरेंट लगता है प्रून स्टिक से होने वाले इफेक्ट के, जिसमें हम लोग एक रेनबो सॉर्ट ऑफ कलर्स देख सकते हैं। बट यहाँ पर वो सारे कलर्स नहीं दिखाए जाते, बल्कि एशेस होती हैं। रवोना यहाँ पर विक्टर टाइमली को मारने की बात करती है और वो चाहती है कि ही हू रिमेन्स की जगह पर वो बैठे। इसका ये एटीट्यूड मुझे ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि कहीं रवोना रेंसलेयर भी कैंग की ही वेरिएंट तो नहीं, कहीं ये सारा खेल जो है वो सारे कैंग के वेरिएंट्स का ही रचाया हुआ तो नहीं है। अब भाई ये सारी चीजें आगे चल के हमें एपिसोड में पता चलेंगी, जिसके लिए भाई मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर रवोना जो है वो विक्टर को मारने वाली होती है, तभी यहाँ पर पहुंच जाती है सिल्वी और वो विक्टर को मारने आती है। विक्टर यहाँ पर काफी इमोशनली सिल्वी को समझाता है, मैंने अभी किसी को मारा नहीं है, मैंने अभी कोई जुर्म नहीं किया है और मेरी चॉइसेस मैं खुद से बना सकता हूँ। अब ये जो फ्री विल वाला फंडा है, इस पर सिल्वी बिलीव करती है, इसलिए वो विक्टर टाइमली को मार नहीं पाती और विक्टर टाइमली को लोकी और मोबियस लेकर चले जाते हैं टीवी के अंदर। फिर रवोना को सिल्वी भेज देती है ही हू रिमेन्स की डेड बॉडी, जो कि पड़ी होती है एंड ऑफ द टाइम के सिटाडेल के अंदर, जहाँ पर मिस मिनट्स रवोना से कहती है कि मुझे बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स पता हैं, जिसमें से तुम्हारा जो है वो मुझे पता है, पर मैं तुम्हें बता नहीं सकती क्योंकि तुम जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाओगी। अब मेरे हिसाब से ये जो सीक्रेट है वो वही वाली ऑडियो टेप के बारे में होगा, जिसमें ये पता चलेगा कि रवोना और ही हू रिमेन्स एक टाइम पर लव बर्ड्स थे। और फिर न जाने ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से रवोना को टीवी के अंदर उसने बैनिश कर दिया और खुद बैठ गया सबसे ऊंची वाली गद्दी के ऊपर। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है और इसी के साथ खत्म होता है मेरा ये वीडियो। तो मुझे जितनी भी डिटेल्स इस एपिसोड के अंदर मिली वो मैंने तुम्हें बता दी, और अगर तुम्हें कुछ और डिटेल पता चलती है तो वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, तुम्हारे कोई दोस्त जो कि मार्वल फैंस हो तो उन्हें मेरी वीडियो जरूर शेयर कर देना, और ऐसी मजेदार मार्वल के एपिसोड ब्रेकडाउन्स देखने के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो अब मैं भी चलता हूँ, मुझे भी एक कार्निवल में जाना है।